नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे, मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। और बाजार का तो ब्यौरा आपके सामने रखेंगे, लेकिन याद रखिए यो स्टॉक आपका शो है, आप आम दर्शकों, आम निवेशकों का शो है। तो सिर्फ आपके सवालों का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम इसमें कवर करते हैं। इसके अलावा अहम खबरों पर भी निगाह हमारी रहती है, लेकिन धड़ाधड़ से अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। याद रखिए यो स्टॉक्स में मल्टीपल तरीके हैं जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो वो तौर तरीके क्या हैं, ये जरा आपको बताते हैं। तो आपको बता दें, सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है। ये जो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है एक हिस्से में, और लगातार टॉप पे भी ये नंबर आपके सामने नजर आएगा। इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, जो भी तरीका आपको रास आता हो, आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। याद रखिए, शो के दरमियान कॉल करने से फिलहाल बचिए। शो से पहले आप कॉल करके अपना सवाल नोट कराएंगे तो हमें आसानी होगी आपके सवालों का जवाब देने में। जो पहले से दर्शक का व्हाट्सएप पे भी सवाल भेजते हैं, उनसे हम सीधा संपर्क करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी अपने सवाल पोस्ट कीजिए। ट्विटर पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी एक्टिव हैं आप, वहां पर सवाल पोस्ट कीजिए। यूट्यूब पर ये शो देखते वक्त लाइक, कमेंट करके भी सवाल पूछ सकते हैं। बीच बीच में यूट्यूब के सवालों को भी शामिल करते हैं। यही नहीं, आपके सवालों के अलावा मार्केट ट्रेंड्स पर भी नजर हमारी रहती है, अहम खबरों पर भी नजर रहती है, जिसके जरिए आपको बेहतर तरीके से मार्केट का पूरा ब्यौरा मिल सके। तो इन सब के बीच में मैं जरा बाजार का ब्यौरा आपके सामने रखूं तो आप देखिए 24,600 के पास निफ्टी बाजार में एक तरह से नजर आ रहा है कि संभलने की कोशिश। 50 अंकों की तेजी फिलहाल हमें देखने को मिल रही है निफ्टी में। बैंक निफ्टी देखिए 55,600 के पास है, और ये कह सकते हैं एक फ्लैट कारोबार यहां पर होता हुआ। मिड कैप इंडेक्स जरा हम साफ तौर पर देखते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर भी कोई खास तेजी हमें नजर नहीं आ रही है। स्मॉल कैप हरे निशान में है, लेकिन यहां पर भी तेजी कुछ खास अच्छी नहीं है। निफ्टी के टॉप गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आए। आप देखिए, भारतीय एयरटेल यहां पर 1.5% के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस लगभग 1.5% की तेजी यहां नजर आ रही है। टेक महिंद्रा 1% से ज्यादा मजबूत है। इंडसइंड बैंक 1% की तेजी यहां देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स, एमएनएम और हिंडाल्को में भी 1% की मजबूती बनी हुई है। निफ्टी के लूजर्स की लिस्ट अगर आपके सामने लाएं, ट्रेंड देखिए 1% से ज्यादा गिरा हुआ है, निफ्टी का टॉप लूजर है। एनटीपीसी में आधा % की गिरावट है। एशियन पेंट, सन फार्मा और टीसीएस में भी आधा % की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में आज एडवांसेज और डिक्लाइन में कांटे की टक्कर। 1281 शेयर मार्केट ब्रेथ में फिलहाल ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, और 1261 शेयर ऐसे हैं जिन पर दबाव देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल बाजार से जो संकेत मिल रहे हैं वो थोड़े नरम गरम नजर आ रहे हैं, संभलने की कोशिश में बाजार। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन में हम देखें तो थोड़ा सा रणनीति अलग तरीके से देखनी होगी। एक बार फिर आप देखिए, निफ्टी बैंक जो है वो हरे निशान में आता हुआ 55,600 के पास। चलिए, इन सब के बीच में हम अपने साथ दो खास मेहमानों को जोड़ते हैं। हमारे साथ रेलीगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा साहब और जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से गौरांग शाह साहब जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अजीत जी, बाजार संभलने की कोशिश कर रहा है, यहां से क्या नजरिया बन रहा है बाजार को लेके? और कल भी इसी तरह का मोमेंटम नजर आया, उतार चढ़ाव के साथ बाजार रहा। आज बाजार को कैसे देख रहे हैं? शुक्रिया प्रशांत। प्रशांत देखिए, कल का सेशन काफी इम्पोर्टेंट था, बिकॉज करीब 1.5 महीना बाद आपने जो शॉर्ट टर्म एवरेज था निफ्टी का 20 दिन का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज, उसके नीचे क्लोज किया है। 24,620 के पास वो लेवल था। तो जो कंसोलिडेशन हम देख रहे थे पिछले करीब 2-2.5 हफ्तों से, तो वहां पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि डेंट पड़ा है। अच्छी चीज क्या है? अच्छी चीज ये है कि बैंकिंग इंडेक्स अभी भी होल्ड कर रहा है। कल आपने एक नया हाई बनते हुए देखा, दो वो सस्टेन नहीं हुआ, बट अभी भी बैंकिंग की स्ट्रेंथ बनी हुई है। जो प्रेशर था वो आईटी मेजर्स और दूसरे हैवी वेट्स की वजह से था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसोलिडेशन एक्सटेंडेड होता हुआ नजर आएगा आपको आने वाले दिनों में व्हेन इट कम्स टू निफ्टी। तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक थीम्स जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उन पे फोकस करने की राय होगी। 24,500 क्योंकि अब एक्सपायरी के हम नजदीक पहुंच चुके हैं, ये एक इम्पोर्टेंट बेस बना हुआ है। ऊपर पे जब 620-30 का लेवल अगर ब्रेक होगा, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है थोड़ा सा आज डल सेशन ही रहेगा व्हेन इट कम्स टू द इंडेक्स, तो स्टॉक स्पेसिफिक रही है।
स्पेसिफिक रहने की सलाह अजीत के मुताबिक और 24,500 इंपॉर्टेंट बेस बना हुआ है। शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है 620 630 के लेवल्स के आसपास। दर्शकों से जुड़ना शुरू करते हैं। आकाश कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। हाय, गुड मॉर्निंग आकाश। मॉर्निंग, नमस्कार मैम। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हो आप? मैम मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, HUL खरीदा है? जी मैम। ओके, मैंने 5,100 पे खरीदे थे 20 शेयर्स। 5100, ओके। जी। और कब तक अब इसको समय देना है? मैम होल्ड कर सकता हूँ मैं 1 से 1.5 साल तक। 1 से 1.5 साल तक? जी, शॉर्ट टर्म का व्यू है मेरा। 1 से 1.5 साल मेरे ख्याल से कंफर्टेबली लंबा व्यू है। गौरांग, बढ़िया पिक, मोमेंटम में है सेक्टर, हालांकि बाइंग प्राइस इनकी थोड़ी सी ऊपर है 5100। कितने कंफर्टेबल होंगे आप इस बाइंग प्राइस से गौरांग? धन्यवाद कविता, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। देखिए, 1 से 1.5 साल अगर कोई दूसरा क्षेत्र होता कविता तो अनिवार्य समय सीमा होती। रक्षा क्षेत्र में अगर आप निवेश करते हैं तो हमने पहले भी हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर स्पष्ट रूप से कहा है कि आपका नजरिया, अगर आपको अच्छा खासा मुनाफा कमाना है रक्षा क्षेत्र में निवेश करके, तो कम से कम 3 साल या 5 साल या उससे अधिक आपको समय देना चाहिए। और वो इसलिए कविता, क्योंकि रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जो हमारे सभी सुरक्षा बलों को उपलब्ध होती है, खास करके भारतीय वायुसेना, ये ऐसे प्रोडक्ट नहीं होते कि आपको आज ऑर्डर मिला और कल सुबह वो बनाना चालू हो गया। इसके लिए समय लगता है, क्योंकि लड़ाकू विमान बनाने के लिए या फिर लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी, प्रोटोटाइप बनना, उसके अलग अलग विभागों से सहमति मिलना, अनुमति मिलना, और फिर उसके बाद मास स्केल प्रोडक्शन, ये पूरा जो दरमियान होता है वो काफी लंबा होता है। विशेष रूप में HUL में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन रक्षा क्षेत्र में हमारी रिसर्च टीम को पसंद आते हैं स्टॉक, क्षेत्र पसंद आता है। अब दिक्कत यह है कि इनके पास समय सीमा की पाबंदी जो 1-1.5 साल की है, वो उनको परिवर्तन कराना होगा अगर इनको रक्षा क्षेत्र में निवेश करना है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, नतीजों में सुधार होने के लिए ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट होनी चाहिए, और ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट करने के लिए पर्याप्त समय सीमा आपको होना अनिवार्य है। तो ये है एक विस्तृत नजरिया डिफेंस क्षेत्र पर, और आज मैं देख रहा हूँ डिफेंस क्षेत्र पे ही ज्यादातर सवाल आ रहे हैं। चलिए, विजय जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। विजय जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाय सर, गुड मॉर्निंग। मैं विजय गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। मेरे 2 सर क्वेरीज हैं। एक है मेरे माझगांव डॉक पे जो मैंने 1300 क्वांटिटी लिया है 3512 के रेट पे। ठीक है। मॉर्निंग में ये रिकवर किया था, काफी अच्छा गया भी था, बट उसके बाद फिर वो स्लिप हो गया और वापस से वो कल वाले रेट्स पे आ गया। तो अभी नियर टर्म फ्यूचर क्या है? एक्चुअली आम डे टाइम फुल टाइम ट्रेडर, तो उसी के लिए पूछना है कि उसमें आगे क्या फ्यूचर है। और दूसरा है मेरा सर RVNL, जो 634 के भाव पे मैंने 1800 क्वांटिटी लिया हुआ है। ठीक है, ये दो तो RVNL RVNL तो हमारे कवरेज में नहीं है, लेकिन मझगांव डॉक पे हम आपको राय दे सकते हैं। अजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मझगांव डॉक, विजय जी फुल टाइम ट्रेडर हैं और 3512 के भाव पे इन्होंने खरीदा है। नियर टर्म आउटलुक दीजिए इस पे। बिल्कुल प्रशांत, देखिए जैसे कि उन्होंने खुद ही बताया कि वो ट्रेडर हैं, तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉसेस डेफिनेटली मेंटेन करते होंगे। और जैसा कि आज इन्होंने बताया कि इनिशियली ओपन हुआ, उसके बाद फिजल आउट हो रहा है। रिजल्ट के बाद थोड़ा सा स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग है, बट ट्रेंड अभी भी रिवर्स नहीं हुआ है। जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस हैं वो करीब 3350 के पास प्लेस्ड हैं, जो कि एक लॉजिकल स्टॉप लॉस बनता है मेरे हिसाब से, अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग कर रहे हैं, आप ट्रेड कर रहे हैं। तो जब तक 3350 है तब तक आपको होल्ड करना चाहिए। कुछ 1-2 दिन हो सकता है कि शायद आपको ये लैंग्वेज मींस एक डल मोमेंटम इसको कंटिन्यू होते हुए नजर आए, कॉज एक गैप फिल फॉर्म हो गया है करीब 3600 के पास। तो जितनी बारी 3600 के पास जाने की कोशिश करेगा, शायद थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले। बिल्कुल नियर टर्म का नजरिया है, 3350 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 3600-3650 पहला हर्डल होगा, उसके बाद फिर नया हाई। शिव मेरे साथ फोन लाइन पर अब जुड़ गए हैं कानपुर से। शिव, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, अच्छा लगा जानकर। बताइए कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं? मैम हमारे पास में वो
एंजल वन के 70 शेयर हैं एंजल वन के ना, ओके। जी। 3100 के। 3100 है आपकी बाइंग प्राइस? जी जी। ओके। और ये हमारे पास में 100 शेयर उसके, अरे CDSL CDSL का वो है। ओके। और वो मैं हमारे पास में 1542 के रेट से 1542। जी। Okay. 6 महीने तक का रख सकता हूँ मैं उसको। 6 मंथ्स तक रखना चाहते हैं? जी मैम। ठीक है, दोनों पर ही आपको सलाह देते हैं, दोनों में ही आप प्रॉफिट में, CDSL में आपको ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। गौरांग, 6 महीने का ही व्यू है, दोनों में से कौन सा काउंटर आपके कवरेज में है? गीता, 6 महीने के लिए तो हम सक्षम है ही नहीं टिप्पणी देने के लिए, तो दोनों में से किसी काउंटर पर पहले तो कवरेज नहीं है हमारी टीम की तरफ से, तो हम विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। लेकिन भारतीय शेयर बाजार क्षेत्र यानी कि इंडियन कैपिटल मार्केट्स, ये अच्छा लगता है हमें। यहाँ पर से एक कंपनी जहां पर हमारी टीम ने कवरेज है वो है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, कैम्स। और आने वाले सालों में अगर भारतीय शेयर बाजार अच्छा करेगा तो भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन 6 महीने के लिए पहले तो मैं टिप्पणी भी नहीं कर सकता हूं, और दोनों पे कवरेज भी नहीं है हमारी टीम की तरफ से। ले लूं अगर आपकी कवरेज हो तो, इसीलिए पूछ लिया। अजीत बताइएगा, एंजल वन 3100 एंड CDSL 1540। देखिए, एंजल वन कविता काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला है, और जैसे डिसेंट प्रॉफिट बैठे हुए हैं। मेरे हिसाब से अब इनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, जैसे कि क्योंकि हम मार्केट में बात कर रहे हैं कि 24,600 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का बायस हो सकता है। जो स्टॉक्स थीम जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है, शायद वो पहले कैंडिडेट बने थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग के। तो 3,000 का जोन मेरे हिसाब से एंजल वन में काफी स्ट्रॉन्ग बेस बना है, जहाँ पे रिसेंट कंसोलिडेशन हुआ था, तो उसके साथ वो बने रह सकते हैं। जो ग्रेजुअली दोबारा से अपने रिकॉर्ड हाइस की तरफ करीब 3360 3400 तक के लेवल्स 3 से 6 महीने में, शायद उससे पहले भी एक बार आपको देखने को मिल जाए। वहीं पे CDSL में देखिए काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है, जिस तरीके से हमने देखा था 2 दिन पहले करीब 9% के गेन्स। अब मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन का टोन शायद हावी हो सकता है, बिकॉज 1800-1850 का जोन था जहाँ से लास्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आया था, उसके बाद एक अच्छा खासा करेक्शन करीब 1050 तक के लेवल्स आए थे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट इनको बुक कर लेना चाहिए, और रिमेनिंग पोजीशन के लिए 1550 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ग्रेजुअली दोबारा से रिकॉर्ड हाइस के तरफ अगर स्टॉक बढ़ता है करीब 1900-1950, वहां पे एक बार कंप्लीट प्रॉफिट बुक करें। तो आपको अहम लेवल्स पर रणनीति बता दी गई, और किस तरह से आपको स्टॉक को ट्रैक करना है वो भी अजीत जी ने बता दिया। बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं आपके लिए ऑप्शंस के चैंपियन। और आज हमारे साथ यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हैं। लक्ष्मीकांत जी, गुड मॉर्निंग। बताइए ऑप्शन की रणनीति क्या है, और उसके साथ ही बाजार पर भी जरा सबसे पहले राय दे दीजिए। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मार्केट अभी भी साइकोलॉजी 24,500 को डिफेंड कर रहा है। तो नो डाउट यहाँ से हमें एक पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है, बट मेजर ब्रेक थ्रू 20 DMA के लेवल के ऊपर ही आएगा, जो कि अभी 24,725 के आसपास है। तो मुझे लगता है एक बार 24,725 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता है तो हमें एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा, जो कि निफ्टी को अपने नेक्स्ट स्विंग हाई 24,850 तक पहुंचा सकता है। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन तो यही है कि शॉर्ट टर्म रिबाउंड आ सकता है जब तक निफ्टी 24,500 के लेवल्स को के ऊपर ट्रेड करती है। बट मेरा जो आज का जो ऑप्शन चैंपियन में है, जो हमारा जो ट्रेड है वो थोड़ा पुट साइड का है, क्योंकि हम कई दिनों से देख रहे हैं FMCG सेक्टर अपने लोअर टेरिटरी पे ट्रेड कर रहा है, और उसी में से जो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी है वहाँ पर भी हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। ओवरऑल चार्ट पर, डेली के चार्ट पर यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है पिछले स्विंग हाई के आसपास, और वहीं पर वीकनेस भी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आने वाले समय में फर्दर डाउनवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। 2 दिनों पहले यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक का पैटर्न हुआ था, और नेक्स्ट डे फिर फॉलो थ्रू सेलिंग भी देखने को मिला था। अभी ये स्टॉक अपने की 20 DMA के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। अगर 1,225 के लेवल टूटते हैं तो फर्दर सेलिंग प्रेशर गोदरेज CP में देखने को मिल सकता है। तो 1,230 का पुट ऑप्शन हमें बाय करना है, जो कि करंटली 28-29 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो
का है और जो स्टॉप लॉस है वो 18 रुपीज का है। तो जो ओवरऑल रिस्क बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है 5000 का, और एक्सपेक्टेड टारगेट अगर अचीव होते हैं तो 10,000 रुपीज का मुनाफा हो सकता है। तो ये है राय मिलती हुई आपको गोदरेज कंज्यूमर पे। लक्ष्मीकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए। 1230 की आपको पुट खरीदनी है और ये आपको 28 रुपए के प्रीमियम पर मिलेगी। इसके अलावा आपको लक्ष्य जो है 48 का, स्टॉप लॉस जो है वो 18 का रखना है। अधिकतम मुनाफा 10,000 का, नुकसान 5,000 तक का हो सकता है। लेकिन सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान बहुत है, जोखिम बहुत है। 90% लोग पैसे गंवाते हैं, इसलिए सोच समझ कर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। चलिए इसी के साथ यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं योर स्टॉक में और रुक करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक खबर की ओर। स्पार्क यानी यहाँ पर सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी के शेयर में 17% की जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। अब गिरावट के पीछे क्या वजह है, क्या एनालिसिस है, हमारे सहयोगी शरद दुबे तमाम डिटेल्स लेकर मौजूद है हमारे साथ। शरद, जोरदार गिरावट क्या कलेक्ट कर पा रहे हैं आप इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन? बिल्कुल भारी गिरावट सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी में देखने मिल रही है। ये सन फार्मा की R&D डिवीजन वाली कंपनी है, सेपरेटली लिस्टेड है और एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आया है। इनके जो क्लिनिकल ट्रायल्स थे वो अप टू द मार्क नहीं थे और ये क्लिनिकल ट्रायल्स थे ट्रीटमेंट के लिए सायरोसिस और एटोपिक डर्मेटाइटिस, यानी कि आप कह सकते हैं कि स्किन रिलेटेड डिजीजेज जो होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए जो दवाई के ट्रायल्स हो रहे थे R&D, और वो जो है अप टू द मार्क नहीं थे, यानी कि फेलियर हुआ है। ऑफकोर्स सन फार्मा और सन फार्मा एडवांस रिसर्च दोनों ही इन ट्रायल्स को आगे भी नहीं बढ़ाएंगे, तो इसलिए जो है स्टॉक में नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल रहा है। अगर सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताऊं तो R&D कंपनी में जो क्लिनिकल ट्रायल्स अगर अनसक्सेसफुल रहते हैं तो ये एक नेगेटिव रहता है और ये एक बहुत बड़ा पोर्शन उनके बिजनेस का रहता है। सन फार्मा के प्रमोटर्स रफली 66% स्टेक होल्ड करते हैं अलग अलग एंटिटी से सन फार्मा एडवांस रिसर्च में। लेकिन अगर हिस्ट्री देखें तो एक स्टॉक जो है शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ नहीं बनाया है। ऑल टाइम हाई से देखें तो 70% से ज़्यादा का गिरावट जो है देखने मिला है। वही 6 महीने की बात करें तो स्टॉक 26% गिरा है और ईयर टू डेट बेसिस 2025 में देखें तो 19% का जो है डी ग्रोथ स्टॉक के प्राइसेस में देखने मिला है। एंड ऑफ कोर्स ये जो डेवलपमेंट आई है ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। अगर स्टेक होल्डर्स की बात करें तो बड़ा इनाम ग्रुप का लगभग 1% स्टेक है इस कंपनी में। हालांकि रिटेल यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं 15% का स्टेक जो है होल्ड करता है। तो ये ऑफ कोर्स जो एक एरिया है जहाँ पे रिटेल निवेशकों का पैसा इस स्टॉक में नहीं बना है। एज अ बिजनेस मॉडल स्पार्क के बारे में बात करें तो याद रखिए क्लिनिकल ट्रायल्स लंबे समय तक चलते हैं, तो ऑफकोर्स जेस्टेशन पीरियड इस बिजनेस मॉडल का लंबा होता है और चांसेस ऑफ फेलियर भी जो है ये बहुत ज़्यादा देखने मिलता है। और इंटरेस्टिंगली वॉलेटिलिटी या लंपीनेस भी इस बिजनेस मॉडल में देखने मिलता है। जब यहाँ पे ऑफकोर्स R&D सक्सेसफुल होता है तो अच्छी पेमेंट, रॉयल्टी पेमेंट्स भी जो है इनके पेरेंट कंपनी से मिलती है। तो कुछ साल बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिखते हैं, कुछ साल नंबर्स नहीं दिखते, तो स्टेबिलिटी जो है बिजनेस मॉडल में नहीं है। इसी तरह का R&D कंपनी का जो है हम आपको फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बता रहे हैं बाय डेफिनेशन। तो इसके कारण जो ऑफकोर्स स्पार्क में देखें तो आज एक भारी गिरावट देखने मिली है। चलिए यहाँ पर रिटेल निवेशकों के लिए एक नाइटमेयर जिस तरह से गिरावट दिखाई दे रही है काउंटर में। अजीत आपके पास आएंगे क्योंकि अब आगे की रणनीति आप क्या सुझाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को और तमाम लोगों को, रिटेल निवेशकों को जो यहाँ पर फिलहाल इस घाटे से जूझ रहे हैं? देखिए कविता, स्पार्क की अगर हम बात करें तो नो डाउट काफी ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक रहा है। जब से आप देखेंगे लिस्टिंग से ही आप इसमें बहुत एक्सट्रीम स्विंग्स देखते हैं। मींस एक टाइम पे ये 575 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था जब रिकॉर्ड हाइज के पास, और बीच में फिर इसने करीब 81 रुपए तक के लेवल्स टेस्ट किए। दोबारा रिकवरी हुई बट सस्टेनेंस नहीं आती है और फिर दोबारा से आप लोअर बैंड के पास आ जाते हैं। तो इस तरीके के स्टॉक्स पहली बात तो आपको अवॉइड करने चाहिए बिकॉज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन स्टॉप लॉसेस जब इस तरीके के स्विंग्स आते हैं। तो जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है मेरे हिसाब से उनको अभी वेट एंड वॉच, कॉज जो डैमेज था वो ऑलरेडी मेरे हिसाब से हो चुका है। करीब 150-55 का जोन है, वो एक सपोर्ट एरिया है। वो अगर लेवल होता है तो ग्रेजुअली शायद एक बार दोबारा से रिकवरी का अटेम्प्ट दिखे स्टॉक में जो करीब 175-180 तक लेके जाए। तो वहां पे आपको एक बार को निकलने के बारे में सोचना चाहिए और इन फ्यूचर इस तरीके के स्टॉक्स को आप अवॉइड करें। ये इस तरह के स्टॉक से और लेवल्स जो बताएं जी जिन्हें उनका वेट करते हुए फिर वहां से निकलने की कोशिश कीजिए।
चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन यहाँ पर जानकारी दे दें। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर चुका है, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सके। चलिए इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका योर स्टॉक में। मैं हूं कविता थपलियाल, प्रशांत पांडे मेरे साथ है और आधा घंटा योर स्टॉक में हम बात करने वाले हैं आपके स्टॉक स्पेसिफिक खरीद की। जी हाँ, इस शो में आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। छोटी अवधि का निवेश हो या लंबा रुकना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट में, अपने सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। नंबर आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश किए देते हैं, ये नंबर जिस पर आप SMS भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, देखिए नंबर भी आपके स्क्रीन पर आ गया है 9167329108 और साथ ही सोशल मीडिया पर भी अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। YouTube पर अपने सवाल खासतौर से अगर पूछ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए। और सवाल पूछने का थोड़ा सा एक तरीका आपको बता देते हैं, जहां पे स्टॉक का नाम डाल दीजिएगा, किस भाव पर आपने खरीदा है और कब तक आप इसमें रुकना चाहते हैं, ताकि नजरिया अगर पता हो तो एक्सपर्ट के लिए सलाह देना आसान हो जाएगा। और हमारे साथ शो में बने हुए हैं जियोजीत इन्वेस्टमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह। गौरांग, एक बार फिर से आपका स्वागत है। झटपट बाजार का एक चेक यहाँ पर ले लेते हैं और उसके बाद गौरांग शुरू करेंगे दर्शकों से जुड़ना। तो क्लियरली हम देख रहे हैं फिलहाल का मोमेंटम थोड़ा सा यहाँ पे सपाट दिखाई दे रहा है। ब्रॉडर मार्केट में यहाँ पर खरीदारी 1/4% की हम लोग मिड कैप 100 में देख रहे हैं, लेकिन स्मॉल कैप में आज के सत्र में भी अभी फिलहाल हमें जोश दिखाई दे रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 लगभग 0.5% ऊपर दिखाई दे रहा है मिड कैप्स के मुकाबले। मार्केट ब्रेथ यहाँ पर 1439 एडवांसेस हैं, 1123 डिक्लाइन दिखाई दे रहे हैं। मेजर इंडेक्सेस में काफ़ी सपाट फिलहाल यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। इंडेक्स वाइज अगर हम देखें तो ऑटो टॉप गियर में है, 0.5% की मजबूती के साथ इंडेक्स। IT में भी हम देख रहे हैं कि आज हलचल है खरीदारी की। PSU बैंकों का पूरा अगर हम पैक देखें तो यहाँ पर हरे निशान में भले ही कारोबार हो रहा है, लेकिन कुछ खास मूवमेंट नहीं है। फार्मा काफ़ी फ्लैट है, FMCG पर आज दबाव है और रियलिटी अगर हम देखें सेक्टर स्पेसिफिक चाल के मुताबिक तो अब मुनाफा वसूली आज के सेशन में देखी जा रही है और यहाँ पर आज लाल निशान में 0.5% की कमजोरी फिलहाल दर्ज दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, हेल्थ केयर काफ़ी मामूली तेजी के साथ और ऑयल एंड गैस भी हम सपाट लगभग कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। इस घंटे के टॉप लूजर्स आपके स्क्रीन पर पेश करेंगे। निफ्टी के टॉप 50 लूजर्स में देखिए सन फार्मा, ट्रेंट, टाइटन, NTPC, ICICI बैंक, ONGC लगभग आधे से 0.5% की गिरावट फिलहाल दिखा रहे हैं। गेनर्स में आप देखिए भारतीय एयरटेल, श्रीराम फाइनेंस, टेक महिंद्रा, इंडसइंड, M&M, हिंडाल्को में लगभग 0.5 से 1.5% तक की तेजी दर्ज होती हुई हम देख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर ऑटो में तेजी है, डिफेंस काउंटर्स में तेजी है, स्टॉक स्पेसिफिक चाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रैक करना। लेकिन दर्शकों से जुड़ना शुरू करते हैं क्योंकि गौरांग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सलाह देने के लिए। मनीष पटेल साहब फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं गुजरात से। नमस्कार, कैसे हैं सर? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। केम छो तमे? सही कहा मैंने? बस हाँ सही कहा आपने। पूछिए। ठीक है, मेरे पास JSW इंफ्रा के 76 शेयर है। ओके। और 289 के रेट से है। ओके। मैं अभी 6 महीने तक देखना चाहता हूँ कि क्या टारगेट आता है। ठीक है। JSW इंफ्रा, गौरांग क्या कहेंगे? है कवरेज में और 6 महीने का व्यू है हालांकि। देखिए, पहले तो बहुत ही छोटी अवधि का इनका नजरिया है और जहां पर हमारी रिसर्च टीम का सवाल है तो जब IPO आया था कविता इसका, तब IPO में रिसर्च नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की हमने राय दी थी। और ये कंपनी जो है वो पोर्ट लॉजिस्टिक कारोबार से जुड़ी हुई है। मौजूदा परिस्थिति भारत में तो कामकाज अच्छा खासा है, लेकिन सबसे बड़ा कामकाज इनका खाड़ी देशों में है, इन द मिडिल ईस्ट।
विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फिलहाल कवरेज भी नहीं है और उनका नजरिया केवल मात्र 6 महीने का है। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और संजू हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। माफ कीजिएगा, शानू नाम है इनका। शानू जी पूछिए अपना सवाल। सर गुड मॉर्निंग। सर मेरा जी सर मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग, पहला स्टॉक है वरुण बेवरेजेस। ठीक है, ये मेरी बाइंग प्राइस है 504 की। ठीक है, 500 क्वांटिटी है मेरे पास में एंड मैं शॉर्ट टर्म में ही इसमें देख रहा हूँ, अराउंड 3 मंथ्स का टाइम पीरियड में। ठीक है। और सेकंड स्टॉक है सर आईटीसी, इसकी बाइंग प्राइस है 438, इसकी भी क्वांटिटी 500 की है एंड सिमिलर हॉराइजन है सर 3 मंथ्स के आसपास का। ठीक है, प्लीज इसमें गाइड कीजिए कि मैं इसको होल्ड करूं या मुझे लॉस बुक करके एग्जिट करना चाहिए। ठीक है। आईटीसी गौरांग सर 438 रुपए की इनकी बाइंग है, वरुण बेवरेजेस इनकी 504 रुपए की बाइंग है। दोनों ऊपरी स्तरों की इनकी खरीद है, 500 क्वांटिटी है। हालांकि इन्होंने शॉर्ट टर्म का नजरिया जानना चाहा है, लेकिन आप जरा विस्तार से इन दोनों स्टॉक पर राय दीजिए। तो दोनों पर ही हमारी टीम के तरफ से प्रशांत भाई खरीदारी की राय है, लेकिन वो बुनियादी तर्क के आधार पर है और लंबी अवधि के लिए। अब शानू जी के पास समय की पाबंदी नहीं है, तो अपनी समय सीमा बढ़ा देंगे तो अनिवार्य होगा। ये इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि छोटी अवधि में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, अनिश्चितता का वातावरण है, हमारे देश में तो ऐसा कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं है, लेकिन जो संकेत विदेशों से आते हैं, खास करके अमेरिका, टैरिफ और फिर उसके पश्चात पूरे विश्व भर की अर्थव्यवस्था धीमापन, मंदी की चपेट में जाना, तो 3-6 महीने में या उससे साल भर की कम समय सीमा से अगर आप निवेश करेंगे तो ज्यादा गुंजाइश मुनाफे की कम हो जाती है। और हो सकता है अगर पूरा विश्व भर का मार्केट, शेयर बाजार थोड़ा करेक्शन में जाता है टैरिफ को लेकर के और धीमेपन और मंदी को लेकर के, तो हमारे यहाँ पर भी वैसे ही असर आएगा। तो कवरेज है दोनों पर प्रशांत भाई, लेकिन वो लंबी अवधि के लिए हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले दर्शक एस गुप्ता साहब फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, क्या हालचाल? ठीक है मैडम। ठीक है, कहाँ से बोल रहे हैं सर? ये उज्जैन लिखा है मैंने मैडम, उज्जैन। अरे वाह, महाकाल की जगह से बता। जय जय महाकाल। जय जय श्री महाकाल। बताइए सर, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? सर मैंने आरती इंडस्ट्रियल ले रखा है, 200 शेयर है, 400 रुपए के भाव से। 400 रुपए। समय आपने 3 साल बोल रखा है, सही है? हाँ मैडम, मैं सोच रहा हूँ 960 940 का मैं टारगेट लॉन्ग टर्म लेके चलता हूँ। 3.5 साल भी कर सकते हैं, 4 साल भी कर सकते हैं। वाह, पक्के निवेशक हैं आप। जी जी मैडम जी। इतना कन्वेक्शन कैसे आ जाता है और इतना पेशेंस आप कैसे रख लेते हैं? मैडम थोड़ा सा फंडामेंटल और थोड़ा सा टेक्निक, तो फंडा टेक्निक दोनों मिला के मैं एनालिसिस करता हूँ और फिर मैं इसमें कोशिश करता हूँ लोअर लेवल पे एंट्री कर लिया है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा आप जैसे जागरूक दर्शक से बातचीत करके, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप जैसे दर्शक हमें कॉल करते हैं। गौरांग मैडम, थैंक यू। गौरांग, हालांकि इनका नजरिया लंबा है, लेकिन क्या इस स्टॉक पर आपकी कवरेज होगी? पहले तो गुप्ता जी को भी हमारे तरफ से जय जय श्री महाकाल। और गुप्ता जी, आप दोनों तरफ करते, तकनीकी चार्ट्स भी देखते और बुनियादी तर्क के आधार पर फंडामेंटल भी देखते हैं, जिसको आप बोलते ना टेक्नो फंडा। मुझे ये परिभाषा थोड़ी बहुत कम समझ में आती है, शायद मेरी बुद्धिमत्ता उतनी तीव्र नहीं है, लेकिन मैं एक चीज मैंने बाजार में देखी है, या तो आप तकनीकी रूप पर किसी शेयर पर ध्यान दीजिए या फिर बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए। दोनों का मिश्रण करेंगे तो मिश्रण शायद थोड़ा बहुत घातक हो सकता है। रही बात आरती इंडस्ट्री की, पहला तो आपका जो निवेश है 400 रुपए पे, वो बहुत ही सकारात्मक। आपका नजरिया उसके साथ साथ और भी सकारात्मक, क्योंकि आप बात कर रहे हैं 2-3 साल या उससे ज्यादा। आपने जो लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं गुप्ता जी, वो निर्भर करेंगे परिणाम किस तरीके से आते हैं। हमारी फंडामेंटल टीम, यानी जो बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी अच्छी टीम है, उन्होंने खरीदारी धीरे धीरे करने की राय दी है आरती इंडस्ट्रीज पर। लक्ष्यांक आपने जो बताया उसके बिल्कुल करीब है, करीबन 740 के आसपास।
लेकिन मैं फिर से वही दोहराऊंगा गुप्ता जी, या तो आप तकनीकी आधार पर देखें या फिर बुनियादी आधार पर, दोनों का मिश्रण करेंगे तो शायद आप गुमराह हो सकते हैं। तो लंबी अवधि के नजरिए से बने रहने की आपको सलाह। सुमित हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। सुमित गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर दिल्ली से। जी सुमित, बताइए क्या मदद की जाए, कौन सा स्टॉक लिया है? सर हमने यस बैंक लिया हुआ है और @ 4000 @21। हाँ जी। चलिए, तो हाल फिलहाल की खरीदारी लग रही है आपकी? हेलो जी जी, हाल फिलहाल की खरीदारी है लगता है? हाँ जी सर, हाँ जी सर, ये नहीं सर, ये फिर हमें 3 साल हो गए रखे हुए। अरे और यस बैंक 3 साल में सर 22 रुपए पे लिया है, 21 पे लिया था अभी तक सर, ये इसी रेट में बड़ी मुश्किल आया है तो आया, इसका समझ नहीं आ रहा। हाँ तो कोई उछाल आना चाहिए। तो मतलब यस बैंक, वोडाफोन आइडिया, ये एक ऐसे स्टॉक हैं जहाँ पर फंसे हुए हैं बहुत सारे निवेशक। चलिए, तो एक बेहतर राय आपको देने की कोशिश करते हैं। गौरांग सर, यस बैंक बेचारे लंबे वक्त से इसी रेंज में फंसे हुए हैं, जिस भाव पे लिया हुआ था वो भाव तो अब आ गया है, क्या निकल जाना चाहिए या थोड़ा और उछाल का वेट करें? ऐसे तो एक कहावत है प्रशांत भाई हिंदी में कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। इनकी परिस्थिति भी उसी तरह की है। 3 साल पहले 21 रुपए में लिया और आज घूम फिर के 3 साल के पश्चात भी वही भाव। अब मुझे नहीं पता इन्होंने क्या विचारधारा या फिर क्या सोच के रखा था, लेकिन दिक्कत है बैंक में। पहले तो कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा यस बैंक के ऊपर, लेकिन दिक्कतें बैंक की बैलेंस शीट पर है और ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हाल ही में एक बहुत बड़ा निवेशक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शायद अपना जो हिस्सा है उसने सुमितोमो को भेजा है, उसको लेकर के उछाल आया था, लेकिन वो उछाल टिक नहीं पाया क्योंकि वो सिर्फ खबरों के आधार पर उछाल था, आंकड़ों के आधार पर वो उछाल नहीं था। आंकड़ों में सुधार आने के लिए आने वाले भविष्य में इंतजार करना पड़ेगा कि ये जो नया शेयर धारक आया है वो किस प्रकार का बदलाव बैंक के कामकाज में लाता है और क्या परिवर्तन लेकर के आता है। मेरी कवरेज नहीं इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन छोटी और मझौली निजी क्षेत्र की बैंक में जहां पर हमारी टीम की खरीदारी की राय है वो है IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक और सिटी यूनियन बैंक। ये बाकी सरकारी बैंक भी है प्रशांत भाई, मिसाल के तौर पर PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, जहां पर हमारी टीम की तरफ से खरीदारी की राय है। मैं एक चीज बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा ET नाउ स्वदेश के दर्शकों को, दाम देख करके निवेश मत कीजिए, काम देख करके निवेश कीजिए। दाम नहीं, काम देखकर पैसा लगाने की सलाह गौरांग की तरफ से। प्रभाकर साहब मुंबई से इनका सवाल लेंगे। प्रभाकर जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, बताइए। मेरे पास टेक महिंद्रा है 1100 शेयर, 1505 की बाइंग है। ठीक है, 1505 की आपकी बाइंग है। शॉर्ट टर्म लिखा है आपने? हाँ, शॉर्ट टर्म बराबर है। शॉर्ट टर्म बराबर है। चलिए, गौरांग, टेक महिंद्रा। शॉर्ट टर्म बराबर है लेकिन लॉन्ग टर्म उससे भी ज्यादा बराबर है, तो आप लॉन्ग टर्म की सोचेंगे तो ज्यादा अनिवार्य होगा। हमारी टीम की तरफ से कभी तक खरीदारी की राय है, 1800 के लक्ष्यांक है, लेकिन वो लंबी अवधि के लिए। चलिए, आपको रुकने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है और लक्ष्य भी बता दिया है लंबी अवधि के लिहाज से गौरांग ने। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा। गौरांग तो हमारे साथ बने ही हुए हैं और ये देखिए आपके स्क्रीन पर फ्लैश भी हो गया है व्हाट्सएप नंबर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के तमाम ID। यूट्यूब पर भी देख रहे हैं तो वहाँ भी सवाल छोड़ सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार जुड़ते हैं एक बार फिर से दर्शकों के साथ। आपका ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं यो स्टॉक। चलिए अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। जितेंद्र जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। जितेंद्र गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। क्या बात है, आज गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश से बड़े सारे सवाल आ रहे हैं। बताइए जितेंद्र जी, क्या मदद की जाए आपकी? मेरे पास जी 1000 के करीब तो वेदांता के हैं। 1430 का भाव है आपका? हाँ। चलिए, और बजाज इलेक्ट्रिकल के हैं 470 का है 1000 के करीब। चलिए, तो वेदांता पे तो राय दे देंगे, दूसरे स्टॉक पे फिलहाल हम राय नहीं दे सकते, वो हमारे कवरेज में हमें देखना होगा कि वो है या नहीं है, लेकिन वेदांता पे जरूर आपको राय देंगे। 430 की इनकी बाइंग है
और 1000 शेयर हैं गौरांग सर, बताइए फिलहाल। कन्वर्जन तक मैं चाहता हूँ ये रखूँ अपने पास। जी जी, जो शेयर का स्प्लिट होना है ना अभी, ये वो कन्वर्जन जो होना जी है, जी जी जी, तब तक मैं चाहता हूँ। ठीक है, चलिए गौरांग सर, कन्वर्जन तक रुकना चाहते हैं, विभाजन तक बताइए क्या करना चाहिए वेदांता में। तो प्रशांत भाई देखिए, विभाजन होने तक रुकेंगे, लेकिन जब विभाजन होने के पश्चात भी थोड़ा बहुत रुकना पड़ेगा श्रीवास्तव जी आपको, क्योंकि विभाजन के पश्चात फिर वो भाव मूल्यांकन जो होते हैं उस पर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट होती है, और उसके पश्चात फिर धीरे धीरे करके घोषणाओं के आधार पर बाकी अन्य जो कंपनियां, जो विभाजित कंपनियां हैं, उनमें आपको हरकत आती हुई नजर आएगी। तो बुनियादी तर्क के आधार पर पहले तो प्रशांत भाई हमारी टीम की तरफ से वेदांता में खरीदारी की राय है। अनुमानित लक्ष्यांक जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें 500 रुपए के आसपास है। डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्स कंपनी वेदांता बन गई, और जैसे हम सब जानते हैं बहुत जल्द विभाजन होने वाला है इसका। दूसरी कंपनी जहां पर इन्होंने जिक्र किया, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, तो ये कैपिटल गुड्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, छोटी मझोली कंपनी है। लंबी अवधि के लिए हमारे टीम की तरफ से, फंडामेंटल टीम की तरफ से यहां पर भी खरीदारी की राय है। आगे बढ़ते हैं और भीमसेन गुप्ता साहब सतना से फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार मैम। कैसे हैं सर? बिल्कुल अच्छी तरह। बढ़िया, बताइए, पूछिए सवाल। मेरे पास जियो फाइनेंशियल के 725 शेयर हैं, जिसकी कीमत, खरीद कीमत है 270 रुपए। ओके सर। मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ। ओके। लगभग 2 से 3 साल। ओके। तो मुझे मार्गदर्शन करें। 2 से 3 साल रखना चाहते हैं और 270 जो है आपकी बाइंग प्राइस है। चलिए, फिलहाल मुनाफा भी आपको हो रहा है, कांग्रेचुलेशंस। गौरांग जी थैंक यू। तो कविता, यहाँ पर भी ये भी एक विभाजन हुई कंपनी है। रिलायंस के तहत पहले कामकाज था, लेकिन फिर कुछ समय पहले एक स्पेशल सत्र में इसका मूल्यांकन निर्धारित करने के लिए 8-9 घंटे का सेशन था वो, और फिर कंपनी अलग होकर लिस्ट हुई। हमारी फंडामेंटल टीम की तरफ से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में लंबी अवधि के लिए बने रहने की राय है। ये है राय आपको मिलती हुई, जियो फाइनेंस पे लंबी अवधि के लिए बने रहने की सलाह आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, और एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने बीएल पे सवाल पूछा है, अजय नाम है इनका, और इन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के 100 शेयर लिए हैं, 286 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, फिलहाल मुनाफे में है। तो हम देख रहे हैं कि सरकारी शेयरों में डिफेंस क्षेत्र पर लगातार गौरांग सर नज़रिया देते रहे हैं और बुलिश नज़रिया ही रहा है। चलिए, चूंकि बहुत सारे सवाल आज डिफेंस स्टॉक पर आ रहे हैं, तो उसी कड़ी में अजय जी का भी सवाल ले लेते हैं। गौरांग सर, वैसे तो आपने विस्तृत नज़रिया दिया, बीएल पर खासतौर पर आपकी क्या राय है? ये मुनाफे में है, 286 का भाव है। पहले तो खरीद भाव जो है वो बहुत अच्छा है अजय जी का, और दूसरी सकारात्मक बात है, आपने सही फरमाया, आपकी याददाश्त की दाद देनी पड़ेगी। काफी लंबे समय से हमने रक्षा क्षेत्र को लेकर के हमारे चैनल 18 ऑफ स्वदेश पर निवेशकों का और लोगों का मार्गदर्शन किया, और उनमें स्पष्ट, और आज भी शुरुआत में, जब कार्यक्रम की शुरुआत मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि आप रक्षा क्षेत्र में निवेश करते हैं तो नजरिया 3-5 साल का रखें, अगर आपको वाकई में अच्छा खासा मुनाफा कमाने का है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीएल पर हमने हाल ही में कल परसों ही हमारे जो पहले लक्ष्यांक थे तो उसमें ऊपर की तरफ परिवर्तन किए हैं प्रशांत जी, और करीबन 440 के पार के लक्ष्यांक है, मगर ये लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर हमारी टीम की तरफ से। आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से प्रशांत सैनी साहब फोन लाइन पर मेरे साथ है। नमस्कार। नमस्कार मैम। बताइए। मैम मेरे पास इप्का लैब्स है 40 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1441। एट द रेट ऑफ 41। यस मैम। और आपने कितना रुकना है इसमें? मैम 3 मंथ। 3 महीने का ही समय देना है। यस मैम। चलिए, गौरांग, अवधि तो बहुत छोटी है, पर आपका इस क्षेत्र में और कहाँ कवरेज होगा? इप्का लैब्स तो है ही फार्मा क्षेत्र से, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र से समझ चाहता हूं, ये कंपनी जुड़ी है इप्का लैब्स। 3 महीने में बहुत बड़ा कुछ हो नहीं लग रहा है। एक तिमाही के नतीजे, पहली तिमाही के नतीजे आएंगे, इनकी जो समय सीमा, और हम सक्षम भी नहीं है, हम जो राय देते हैं वो
हमारी जो फंडामेंटल टीम है उनके तरफ से देते हैं और वो बुनियादी दर के आधार पर होती है लंबी अवधि के लिए। तो अगर समय की पाबंदी नहीं और लंबी अवधि का समय सीमा परिवर्तन कर सकते हैं तो हमारी टीम के तरफ से बने रहने की राय है इप्का लैब्स। ठीक है, तो ये है आपको राय मिलती हुई। गौरांग सर, अच्छा लगा आपसे चर्चा करते हुए और तमाम निवेशकों को भी लाभ हुआ होगा आपकी तमाम सलाहों पे। औपचारिकता है, अपना डिस्क्लेमर दे दें जरा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भाई आपका। हम तो निमित्त मात्रा है, आपका मंच आपका चैनल है, जो हमारा सौभाग्य है हमें आपके चैनल पर आने मिलता है। जो भी राय हमने आपके समक्ष रखी है वो हमारी फंडामेंटल टीम की तरफ से है, बुनियादी दर के आधार पर। मेरा कोई निजी निवेश नहीं है। शुक्रिया करेंगे गौरांग सर अपना कीमती समय देने के लिए, निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए यहाँ शो में इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि लगातार ईटी नाउ स्वदेश निवेशकों के हक की बात करता रहा है और इसी कड़ी में आपको बता दें कि जिस तरह से महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है, उसी तरह खर्चों के साथ साथ अपने निवेश की भी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर चुका है, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है और हर महीने की 4 तारीख को भारत निवेश बेहतर कल, जी हाँ, ये तमाम जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश की आदत को प्रोत्साहित करना है ताकि वो अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित कर सकें। तो चलिए हमारी मुहिम से जुड़िए और इसी के साथ